कर दिया। चलो फिर से मैं समझा देता हूँ इस बात को। क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था तो बच्चे बोलेंगे कि हमको तो आया नहीं समझ में। देखो मान लो कि ये क्यू है तुम्हारा सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट जो पॉइंट ए पे है। कहाँ है? पॉइंट ए पे है। तो ये दोनों प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, मतलब फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, इस चार्ज पे लगेगा इसके दोनों। तो इधर की तरफ ये इधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि ना तू आ बी पोजीशन पे, इसको हम घसीट के यहाँ पे लाएंगे। चार्ज को बोलेंगे कि तू ए टू बी आ, तो इसके मतलब अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, मान लो कि वी बी है, यहाँ पे पहले पोटेंशियल कितना था, वी ए था, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, ये तुम्हारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको वर्क डन के टर्म में बात करें तो देखो इस चार्ज को हम यहाँ लाएंगे, ये इधर जाना चाहता है तो हमने इसको जबरदस्ती लाया। तो मान लो कि ये जो चार्ज है 1 कूलम है, ये जो चार्ज है वो कितना है, 1 कूलम है। तो इसको लाने में हमें वर्क डन, मतलब हम जो इसको लाएंगे तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन अगर 1 जूल होता है, चार्ज 1 कूलम है और इसको हमने उठा के यहाँ पे लाया, तो वर्क डन 1 जूल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। मीन्स डेल्टा V इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, ये भी होता है वर्क डन बाय ए बी। ठीक है, वर्क डन बाय ए बी ड्यू टू सॉरी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, जो वर्क डन अगर 1 जूल होता है, वर्क डन अगर 1 जूल होता है और चार्ज अगर 1 कूलम होता है, तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। ठीक है, आगे क्या हमने बोला, इसका जो डिफिनीशन हमने लिखा है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं थोड़ा सुन लिख लो, बोल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज, potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another against the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये डिफिनीशन आपको पहले लिखिए, इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, इसके बाद ये फॉर्मूले लिखना है। अब उसके आगे लिखिए इन द एबव डिफिनीशन, इन द एबव डिफिनीशन लिखिए we have assured that the test charge is so small that is, sorry आगे लिखे हैं टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल, उसके आगे लिखिए that it does not disturb, that it does not disturb, that it does not disturb the distribution of source charge, the distribution of source charge। अभी दैट पे लगी बातें कर रही थी तो कैसे पता चलेगा, तू फिर से बातें कर रही थी। तुमने कहाँ तक लिखा, जरा उसको पढ़ के सुना दे। तेरे तू जहाँ पे दैट बहुत से एक लाइन ज्यादा लिख चुकी है। दैट दैट कर रही है, दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज। कुछ बच्चे होते दिमाग से तेज होते, बातें भी कर रहे थे, उनका दिमाग ऐसा लिखा रहे थे, लिखने लग जाते, लेकिन ये इधर पे ध्यान देते, उधर पे पूरा बुढ़िया की तरफ। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो डिफिनीशन है उसमें हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा समझ लिया। ठीक है, दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज, मतलब ये जो सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। आगे लिखिए सेकंडली, फुल स्टॉप के बाद सेकंडली वी जस्ट अप्लाई so much external force, secondly we just apply so much external force on the test charge, on the test charge that it just balances, that it just balances the repulsive electric forces on it, the repulsive electric forces on it। क्या, the balances the repulsive electric forces on it and hence does not produce any acceleration in it, and hence does not produce any acceleration in it। तानिया तू आज लेट क्यों हो गया आने में?
मेडिसिन लेने में कौन सा मेडिसिन लेती है? हाँ? खाने के आधे घंटे पहले मेडिसिन लेना होता मतलब क्या हुआ है तुझे? लिवर में फैट है। तुझे कैसे पता? अरे मतलब एलोपैथी होम्योपैथी कौन सा मेडिसिन खा रही है? मतलब अंग्रेजी दवा खा रही है या फिर होम्योपैथी? मेडिसिन खा रहे हैं। मेडिसिन मतलब कैसा है? वो चीनी का गोली है, एलोपैथिक है। टैबलेट है। हाँ तो इसको एलोपैथी बोलते हैं। सही तो बोलिए, शर्मा कह रही है मुंह घुमा के। एलोपैथी सही बोलिए, होम्योपैथी और एक होता है आयुर्वेदिक। 3 तरह के मेडिसिन होते पता है? एलोपैथी मतलब जो दवा की दुकान में जो तुम खरीदते हो, इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, ये सब एलोपैथी कहते हैं। होम्योपैथी हो गया जो होम्योपैथी दुकान पे। आयुर्वेद हो गया बाबा रामदेव। मैंने बताया। लिखिए, हेडिंग दीजिए ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। ठीक है, इन वोल्ट, VOLT, ब्रैकेट में कैपिटल V लिख दो। ये हो गया हेडिंग। इसके नीचे लिखते हैं, स्टार्ट डाल के लिखिए, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट, ITALIN, इटालियन साइंटिस्ट। क्या नाम बताया था? क्या? इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इटालियन साइंटिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा। ठीक है, ALESSANDRO। ठीक है, VOLT है, वोल्टा। हमारे उधर पे एक नालायक लड़का था, उधर उधर घूमता था, उसको हम वोल्टा वोल्टा बुलाते थे। ठीक है, परंतु मुझे नहीं पता था कि वोल्टा भी हो सकता है। मतलब एलेसैंड्रो, एलेसैंड्रो वोल्टा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब माना जाएगा? जब 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज के द्वारा, तो ये 1 वोल्ट कहा जाएगा। मीन्स अगर हम ऐसा यूनिट की टर्म में अगर बात करें तो 1 वोल्ट 1 न्यूटन मीटर पर कूलम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं? 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। जो वर्क होता है, वर्क का क्या होता है ऐसा यूनिट? वर्क डन का न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो वर्क डन की जगह पे मतलब हमने लिखा, वर्क डन की जगह पे हमने लिखा न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वर्क डन, और डिवाइडेड बाय चार्ज का कूलम, तो इसको ऊपर लेके तो सीधा पावर -1। ठीक है, इसको गलत लिख दिया, ये 1 जूल पर कूलम होगा। 1 थोड़ा सा गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, 1 जूल पर कूलम, थोड़ा सा गलत लिख दिया। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ऐसा होता है, ये कन्वर्जन है, जे छूट गया था। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। पता है ना ये बात? उन्हें भी ब्लू टी शर्ट पहना, इसने भी ब्लू टी शर्ट पहना, इसको भी देखा था। अरे वो अरे ब्लू कैसे? दोनों के सेम शॉट, हमारे साथ सेम शॉट लगना चाहिए ना। जो अब रो कर रही है, टेंशन मत ले। एक लड़का को मारने से 2 लड़की पिटाई खाने वाली है। क्या क्या क्या? अब ये भी दिमाग लगाएगा। हाँ सर, वो भी तो, लेकिन उसका डिफरेंट डीप है सर, इसका ब्लू है। जो सलाह दे रही है ना अभी, उसी का नंबर है, दिमाग लगा के देखो। ये सठिया गया है, उसको एबी नाम से बुला रहा है। एबी तो इधर पे बैठी है। रतन को मत बोले, रतन को नहीं ना मारो, रतन बहुत अच्छा है ना। रतन को नहीं ना मारना चाहिए सोनिया। सुनिए ना, हाँ। रतन बोल रहा था थोड़ा पिटाई करना है। रतन पिटाई खाएगा तो कौन कौन खाएगा पता है ना? पीछे देखो,
दिमाग लगाओ, तुम लोग कितने दिमाग वाले थे? हमारे 2 पुराने स्टूडेंट पिटाई खाने वाले हैं। और लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस परमिता और रिया। हाँ, इसको स्केल से मारेंगे ना तीनों को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अरे सोच रहे पता नहीं कितने जरूरत पड़ेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, the potential difference between 2 points in an electric field is said to be 1 volt. जब तुम लोग स्कूल जाओगे ना, ये चैप्टर सर पढ़ाएंगे ना, फटाफट आगे आगे बोलोगे, सर सोचेंगे वाह हमारे बच्चे कितने होशियार हो गए, बिना पढ़ाए हुए आ रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इज सेड टू बी 1 वोल्ट, इज सेड टू बी 1 वोल्ट, उसको 1 वोल्ट कहा जाएगा, ठीक है। कहते हैं इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in moving a positive charge of 1 coulomb, in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to other, from one point to other against the electrostatic force, from one point to other against the electrostatic force। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? आज शाम को फिजिक्स का क्लास होगा, कल मैथ खत्म हो गया, एक एक्सरसाइज बाकी रह गया था उसको पढ़ा के निपटा दिया। अगला टॉपिक दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन बच्चा फर्स्ट पेज पढ़ा था? तुमने ना? किसने बोला था कुछ समझ नहीं आया? अच्छा तुमने कुछ समझ, अभी आ रहा है समझ? अभी तो बहुत आसान लग रहा है ना? हाँ, जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा उसके बाद ये देखिए, ये है ये क्यू, ये है आर, यहाँ से लेके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, बस नोटेशन कर दिया, बाकी है ये चीज। अब इसको पढ़ेंगे ना तब क्यू आर की तरफ में भी समझ में आएगा। ये देखिए वोल्टा, यही है, ये देखो रे जो शैतान सिंह है, ये है इटालियन फिजिक्सिस्ट अलेसैंड्रो वोल्टा, ठीक है। रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट। पता है जब जीएसटी लागू हुआ था ना, तो कॉमर्स वाले बच्चे मोदी को कभी आ रहे थे। एक तो वैसे इतना टैक्स पढ़ना था, कॉमर्स में पढ़ना पड़ता है ना, उसके बाद एक जीएसटी घुसा दिया, उसके बारे में जीएसटी पूरा एक चैप्टर आ गया ना। ऐसा तो नहीं कि जीएसटी का छोटा सा डिफिनेशन होगा भाई, किस पे कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं समझे? जीएसटी क्या है? अच्छा ये वाला मुझे लगा जीएसटी जो सब पहले नॉर्मल वैट टैक्स, अरे डोमेस्टिक कहाँ से आ गए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी पहले हर चीज पे मतलब अलग अलग टैक्स लगते थे, अब क्या है सब पे सेम टैक्स, सारे सामान पे। पता नहीं बात? पहले एक ही प्रोडक्ट पे कई बार टैक्स लग जाते थे, स्टेट सरकार का, इसका उसका, मतलब तरह तरह नाम से। अब सब पे तुम सुनो, तुम्हारे दिमाग में शायद ये नहीं चल रहा हो, 4-5 साल हो गए ना शायद, पता नहीं कितने साल हो गए, उससे ज्यादा ही हुआ होगा। पहले जो तुम सामान खरीदने के लिए जाते थे ना, तो सभी प्रोडक्ट पे, जैसे तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या फिर तुमने इंक का बोतल समझा मतलब खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो इनमें टैक्स सब के बारे में अगर उन पे देखोगे तो कई तरह के टैक्स लग जाते थे। सामान कम दाम का होता था, बिकते बहुत ज्यादा दाम में थे, ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद क्या किया, जीएसटी आया, जीएसटी हुआ तो सब पे एक समान। जैसे मान लो कि हाँ एक चीज को जीएसटी से बाहर रखा, पेट्रोल को, पेट्रोल का प्राइस हर जगह पे अलग अलग होते हैं ना। अगर डला में अलग होगा, डलाई में अलग होगा, डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर जीएसटी लागू इस पे भी कर दिया जाए तो हर जगह पे इक्वली होंगे। कुरकुरे का 5 रुपये वाला पैकेट 5 ही रुपये में बिकेगा। बना दिया? देखो हाँ हो सकता है, ये तो दाम बढ़ाया गया ना। और सुनो एक बात और, जीएसटी के बारे में मतलब ज्यादा जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो भाई साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अगर उनके बारे में तुम सर्च करोगे, पता करोगे तो बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा। ये जानना चाहिए हमारे लिए भी, मुझे भी जानना चाहिए। तो अगर मैं भी जानने की कोशिश किया होता तो ये बात नहीं बोलता। बस इतना पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो पूरे देश में हर एक प्रोडक्ट पे इक्वल है, मतलब हर चीज में। जैसे पहले वैट वगैरह होता था, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वैट लगता था, हाँ
तो ये सब चीज़ सबको हटा के अब एक ही बार में जीएसटी, IGST SGST लगा दिया, नहीं समझे। वैल्यू एडेड टैक्स लगता था और भी 3-4 तरह के टैक्स लग जाते थे। 200 का खाना का बिल बन के आता था 300-350 रुपये का, अब नहीं, अब उस पर GST लगा के तुम्हें दे सकता है, समझा। इनडायरेक्ट रूप में मैं बताने की कोशिश करूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम देखेंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, from infinity to that point, to that point against electrostatic force, against electrostatic force. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा किसी पॉइंट पे, वो क्या होगा, वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, दैट पॉइंट। मतलब कोई भी मान लो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एक ये हो गया तुम्हारा सोर्स चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, मान लो यहाँ पे है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे, कहीं पे यहाँ पे, कहीं पे इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो मान लो इन्फिनिटी में भी तो एक पॉइंट कहीं पे होगा ना, तो उसको हम यहाँ से खींच के ए से बी की तरफ ला रहे हैं, ए से बी की तरफ ला रहे हैं, यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, ए से बी की तरफ, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, जो इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ पे, कुछ भी नहीं पता है, तो उसको यहाँ से घसीट के बी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे कुछ तो कुछ पोटेंशियल भी होगा, होगा ना, लेकिन ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जब कोई चीज़ हो तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। और ये चार्ज जो है ये इसको ला रही है तुम्हारा क्यू नोट, जो इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा वाला जीरो हो गया। इसको अगर हम लिखे, इफ द पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी देन पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू जीरो, वी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वी बी तो तुम्हारा कुछ वैल्यू होगा, वी बी तुम्हारा कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे डेल्टा वी जो हम निकालेंगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अगर उसको पुराने वाले फॉर्मूले में लिखेंगे तो वर्क डन बाय ए टू बी, मतलब ए के द्वारा जो वर्क डन होगा बी तक आने में, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पे इफ ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वी इन्फिनिटी, या फिर वी ए भी हम बोल सकते हैं, वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, अगर वी इन्फिनिटी जीरो तो वी ए भी जीरो, यहाँ ऊपर में भी लिखे हुए हैं। तब हम इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डेल्टा वी यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी तो होता था तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी बी के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। पोटेंशियल जो होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वी के इक्वल हो जाएंगे, मतलब वी पे जितना पोटेंशियल होगा वही होगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस वाली तो कोई बात नहीं रहेगी, डिफरेंस वाली कोई बात नहीं रहेगी, ये तो जीरो हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू वी, तो फिर दो बार क्यों लिखे, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बोलो वी कहाँ गायब हो गया, तो देखो सुनो, वी इक्वल टू है ना, ये दो फॉर्मूले थे ना, वी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कब निकालते थे, जब दो पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होता था। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, बी पे कुछ पोटेंशियल है, लेकिन ए पे क्या है, जीरो है, तो डिफरेंस रह गया क्या, नहीं ना रह गया, तब तो पोटेंशियल हो गया ना, यही पोटेंशियल डिफरेंस ही पोटेंशियल बन गया, नहीं समझे। अगर मान लो यहाँ पे था, मान लो 8 वोल्ट, यहाँ पे था 5 वोल्ट, तो 8 माइनस 5 3 वोल्ट, लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 8 वोल्ट, यहाँ पे 0,
तो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया नहीं ना, ये तो एक पोटेंशियल मतलब 2 पॉइंट पे तो हो ही नहीं रहा, एक ही पॉइंट पे हो रहा है, तो इसलिए इसके जगह बीटा की जगह हमने वी लिख दिया। अब वी इक्वल टू क्या, वी नॉट, मतलब वी नॉट भी क्या इक्वली वैल्यू, ठीक है। तुम चाहते तो यहाँ पे भी डेल्टा हटा देते तो वी इक्वल टू वी माइनस जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। तो यही वी इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, मतलब यहाँ पे जो एक पॉइंट पे जीरो हो और दूसरे पॉइंट पे जीरो हो और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल दिया रहे, तो हम ये नहीं लगा के डायरेक्ट डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट भी कर सकते हैं। और सुनो, अगर बोल देगा कि नहीं ये तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तो फिर बी पे जितना पोटेंशियल होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। अगर वर्क डन नहीं पता हो, चार्ज कितना कूलम नहीं पता हो, और बोल दे कि ए से बी में लाए, बी पे इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है, मान लो 8 × 10⁻⁻⁻, में जो भी मतलब जितना भी दिया रहे इतने वोल्ट है, तो बोलेगा कि इसका कितना पोटेंशियल है, तो वही जो बी पे है वही है उसका पोटेंशियल, क्योंकि ए पे तो जीरो था। समझा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा है, दिमाग में आ रहा है इमेज। ये नहीं कि सर डेल्टा कहाँ चला गया, डेल्टा कहाँ चला गया, डेल्टा गायब हो गया भाई, है ही नहीं, डिफरेंस वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए डायरेक्ट हमने जस्ट देखो डेल्टा बी इक्वल टू वी माइनस बी है, इसका वैल्यू पुट किया, वी भी कुछ ना कुछ स्टार्ट था -0, तो डेल्टा भी अब नहीं लिखेंगे, वी लिख देंगे, वी इक्वल टू वी माइनस जीरो, मतलब वी इक्वल टू वी, पोटेंशियल जो होगा जितना बी पे है वही होगा, वी इक्वल टू वी, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वी इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा अपॉन मतलब डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख मत, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लिखोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं समझे तो बुक समझ करके भी इतनी समझा। अब क्लियर हुआ पूरा। न्यूमेरिकल में अगर दे दिया जाता है इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, उसको ला रहे हैं सी पॉइंट तक, तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है, बोलेगा कि कितना मतलब पोटेंशियल आया, तो सी पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल होगा। अगर वर्क डन दे दिया है और चार्ज दे दिया है, चार्ज है जिनका कुछ ना कुछ वैल्यू है और वर्क डन इतना जूल हुआ ऐसे दे दिया, तब बोल देगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है, तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, सिंपली। समझिए सर जी, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत सानिया पॉल? तो लास्ट में लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। एक बात बताना, तुम लोग जो तुम 11th में फिजिक्स पढ़े थे उससे कैसा आसान लग रहा है 12th का फिजिक्स, क्या मुश्किल लग रहा है 11th के कंपेरिजन में? सानिया बता भैया, 11th के फिजिक्स से मुश्किल है या आसान? आसान लग रहा है ना, मुझे भी आसान लग रहा है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है। वहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजन होता था, पता नहीं क्या क्या इतना दिमाग खराब हो जाता था ना, वो तो घुसेगा, वो तो माथा खराब करेगा, साइड कॉस कैसे तेरा पीछा छोड़ देगा भाई। अरे तो तब हो गई रात में इसको एक चैप्टर में पढ़ा रहा था, लास्ट का एक्सरसाइज मिसलेनियस, उसमें 11th में एक चैप्टर था मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वो डिलीट हो गया था, किसी ने पढ़ा नहीं था। और 12 में पूरा एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड था ना, जितने क्वेश्चन 12 के 12 क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लग रहे थे, इन लोग का दिमाग खराब हो रहा था कि अब क्या करें, तो धोखा हुआ ना, इससे अच्छा नहीं डिलीट करते, वहाँ पे तो पढ़ तो लिए होते कम से कम। करे क्या, मतलब सर को पटकिए ऐसे जोर जोर से, करना है तो करना है, बात खत्म। कौन जो मैं करा रहा हूँ? हाँ हाँ, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, तुम लोग पास हुए पीरियडिक क्लासिफिकेशन की वजह से, बोल रही थी ना कल 11th में। नहीं, तो तुमको क्यों मतलब अच्छा लगा ये, क्योंकि तुमने 10th में पढ़ रखा था, इसको पढ़ रखा था। इस बार का जो 10th का बैच है जिसका रिजल्ट अभी आने वाला, उनमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन डिलीट था, उनका क्या होगा? उनको तो पीरियडिक टेबल कुछ आता ही नहीं है, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर पूछ लो भी नहीं आता, डिलीट कर दिया, तो पढ़ा ही नहीं किसी ने, उनका क्या होगा 11th में? नहीं था, डिलीट था पीरियडिक क्लासिफिकेशन का प्रेजेंट इस वाले बैच में। 23 में जो बोर्ड एग्जाम दिया ना, उन बैच की बात कर रहा हूँ, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला उनमें डिलीट था, देख लेना तुम सिलेबस। इम्पोर्टेंट है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब वो बच्चे आज मतलब पढ़ रहे थे, परमिता से साक्षात्कार करवाया उनका। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल हेडिंग दीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल। यस,
चलो बोल दो उसको बुक हंड्रेड एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। मैम तो न्यू स्मार्ट जीरो लिख दिया अच्छा ऐसा यूनिट जो होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही तो होगा, होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, लेकिन था तो पोटेंशियल, तो इसका भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। इसको सुन लो, ये लिखने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं, मैं बोल रहा हूँ सुन लो, जरूरत होगा तो बोलोगे तो लिखा देंगे, अदरवाइज नहीं। बुक में मतलब कई बार क्या होता है ना, एक ही चीज बार बार रिपीट करके दिए होते हैं, एक बार सुन लो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट, उसके एक्सप्लेनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर दिया, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कहा जाएगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम द इन्फिनिटी, वहां पे कहता है ए टू बी, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है सेम चीज। लिखा दूं, लिखा दूं, लिख लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आप ना बोलते तो नहीं लिखाते। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल वी, उसके आगे डैश डाल के लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए इसको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये देखो इसने सही लिखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is said to be 1 volt, is said to be 1 volt। अगर थोड़ा देर लाइट नहीं आता ना तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाता, छुट्टी देना पड़ता। मेरा मन पूरा बेचैन हो गया था तभी से। लाइट जो नहीं था ना, तुम लोग तो अभी आए थे ना, मैं तो बहुत पहले से था ना, एकदम मैं परेशान हो गया था। इसके बाद आया मूड साथ, अभी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, अब चल सकता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखा मैंने, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट, यहाँ तक लिख लिया। इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, if 1 joule of work has to be done in a moving a has to be done in a moving a, कहाँ क्या छूट गया बोलो बेटे। Electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in a moving has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb, positive charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electrostatic force, from infinity to that point against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे समझ में मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। ये तो कितने बार से लिख चुके हैं, ठीक है। एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, कौन सा क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। किस किस लोग इनसे सहमत है, मतलब कौन कौन लोग, उल्टा बोल गलत बोल दिया, कौन कौन लोग इनसे सहमत है? वेक्टर है, कितने लोग बोल रहे हैं वेक्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है? ये भी तो वेक्टर है, लॉक कर दिया जाए। सब लोग सहमत है या कोई कुछ और बोलना चाहते हैं? परमिता, कौन सा क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गलत लो तो कि चलो इसका डायरेक्शन है क्या? तब यही तो बता दूंगा, तब तो तुम बोल ही दोगे। बता परमिता। ऑनलाइन वाले बच्चे, सृजन, आशीष, ऐचो, ग्रेस, बोलिए। अरे है, तुम लोग देख नहीं रहे हो, हम देख रहे हैं मन की शक्ति। लोग हैं हमारा ब्रेन उसके ब्रेन के साथ कांटेक्ट है। सुन रहे हो तुम लोग? हाँ बोल। सुन रहे हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं। मेरे मन में आ रही थी लेकिन सभी हाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था, मैं चाह रहा था कि कोई बोले। इसमें डाउट पूछना। और सुन,
वोल्ट मान लो कि कहीं पे वोल्टेज तुम चेक करे, अरे पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तुम बोलते ना कितना वोल्टेज है, ये तुम क्या चेक करते हो, बैटरी कितना वोल्ट का है ये चेक करते हो ना, मतलब क्या तुम चेक करते हो इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल के बीच में चेक करते हो, जैसे देखो तुम्हारा एक बैटरी है, सब कुछ तेरे रियल लाइफ में तुम सोचते ही नहीं हो, क्योंकि तुम होशियार सिंह नहीं हो। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ऐसे करके प्लेट बने होते हैं, बैटरी देखा है पुराना वाला बैटरी, ऐसे करके बने होते हैं, तो तुम एक मतलब ऐसे लगाने वाला, हम लोग चुट्टा बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हैं, पिन के जैसा हाँ, वो यहाँ पे लगाते हो और एक यहाँ पे लगाते हो, तो ये 12 वोल्ट आता है। अगर इसको चेक करोगे ना तो 12 वोल्ट, अगर इस पे लगा दिए तो 8 वोल्ट, इस पे लगा दिए 6 वोल्ट, इस पे लगा दिए 4 वोल्ट, इस पे लगा दिए 2 वोल्ट, मतलब कैसे, एक इस पे लगा, एक तो फिक्स है कॉमन, एक इस पे लगा है 12 वोल्ट आ रहा है। अगर और कम मतलब सप्लाई देना, इस पे लगाओगे तो 10 वोल्ट, इसमें भी, इसमें 11, इसमें 10, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 7, 6, 5, 4, मतलब समझ में आया। एक तो फिक्स है, दूसरे वाले जो है एक है, ये देखो ये टीवी है, एक वायर इधर लगा दिए, एक इधर पे लगा दिए तो 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। अगर कम पावर का ये तो 10 11, इसमें 10, इसमें 11, मतलब यहाँ पे होता था, इस पे भी लगा के चला सकते हो, इस पे भी लगा के चला सकते हो। नहीं समझ में आया, तो एक ही चीज में डिफरेंट वोल्ट। तो ये बैटरी किस किस ने देखा है, पहले के समय पे हुआ करता था ये बैटरी पहले हुआ करता था, अब क्या है इन्वर्टर आ गया, तो अब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे देखो मेरे पास एक मतलब मेरे दादाजी खरीद के लाए थे, इतना बड़ा बैटरी था, तो उसको सोलर पैनल से चार्ज करते थे। तो वो क्या करते थे, वो किस पर्पस के लिए लाए थे कि लाइट जलाते थे, एक मतलब इतना बड़ा सोलर लाइट था अलग से, वो बल्ब के जैसा, वो उसको रात को मतलब उनका जो क्लिनिक था उन पे वो जलाते थे। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लैल्ट्रेन और वो डिबरी जो बोलते हैं मिट्टी तेल डाल के नहीं जलाते वो, तो उस टाइम पे हम रिसर्च किया करते थे, बहुत अनोखा अनोखा। उस टाइम पे यार ये पंखा उनका क्या होता है देखे भी शायद नहीं थे। तुम लोग का बचपन बहुत अच्छा बीता है, हम लोग का बचपन बहुत खराब गया है। मैंने 10th में बल्ब में पढ़ाई नहीं की, हाँ 10th में बल्ब में मतलब बल्ब जलते थे, वो ये वाला नहीं, वो जो तुम्हारा फ्लोरोसेंट वाला नहीं आता है, अरे यार वो नहीं भाई, क्या बात है, ये इतने भी पुराने जमाने के नहीं थे भाई, ऐसा वाला जो होता था, ऐसा वाला ट्यूब वाला, 10 रुपया वाला नहीं, 1.5 कांच का होता था। हाँ कांच का होता था, थोड़ी दिन पहले अपने ट्यूशन में भी लगा हुआ था, बहुत पुराना, अभी फ्यूज हो गया, और कुछ ऐसा ऐसा टाइप का भी आता था। ये बाद में आया, ये पहले आया, फ्लूरेसेंट लैंप से बोलते हैं, तो वो चलता था, सुनना 4 घंटे के लिए। एसपी बचपन की बात है, उस टाइम पे 100 रुपए का बहुत वैल्यू होता था। 100 रुपए कितने के बराबर होते थे उस टाइम पे पता है? 1000 नहीं, ज्यादा बोल दिए तुम, 500 के बराबर लगभग होते थे। तुम इतना जान सकते हो, सही सही बोला भाई तू, 100 रुपए 1000 लगभग सही बोला। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो मेरा कंपेरिजन का एक ही स्केल है, बाकी का पता नहीं, ठीक है। मैं समोसे के साथ कंपेयर करता हूँ, अभी समोसे 10 के मिलते हैं, उस टाइम पे 1 रुपए के मिलते थे। कितना मजा आता होगा ना, 10 रुपए में पूरा क्लास की पार्टी। और जो बड़े बड़े वाले दुकान होते थे ना, जो बहुत बड़ा दुकान होता था, जैसे 1 रुपए में, जैसे मान लो महादेव पंचश्री इन सब का, आज जो बड़े वाले दुकान रेस्टोरेंट टाइप के होते थे, वहाँ पे 1.5 रुपए में मिलते थे, मतलब 1.5 गुना, मतलब समझ लो 15 रुपए अभी के कंपेरिजन में। उसको कमाने में भी बहुत, लेकिन बहुत तुम लोग अभी, मेरे बच्चे पता है कभी कभी मन करता है कि इन सबका मतलब मार डालू। 100 रुपए देते हैं, बोलते बेइज्जती कर देता है सीधा। मेला देखने जा रहे 100 में क्या होगा, बोलते इसमें तो एक खिलौना भी नहीं, 500 रुपए में मतलब 300 400 में खिलौना, मतलब एक बच्चा जाएगा मेला देखने के लिए तो उसको कितना चाहिए, मिनिमम 500 चाहिए, तो एक ढंग का खिलौना और 2-4 मतलब कुछ कुछ चीजें खा सकता है। हमारे टाइम पे हमारी मम्मी 5 रुपया देती थी मेला देखने के लिए, पता है? नहीं नहीं इक्वल नहीं हुए, 5 दान 50 रुपए के बराबर होते थे। तो देखो अभी मान लो कि तुम्हारे पापा तुम्हें 500 देते होंगे, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पापा तुम्हें 500 देते होंगे, लेकिन एक ऐसे आदमी जो मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, मतलब गरीब टाइप के, गरीब न मतलब नहीं, थोड़ा पैसे के मामले में कंजूसी, तो वो अपने बच्चे को कितना 10 रुपए भी अभी भी दे सकते हैं, जा कुछ खा लेना, पानी पूरी खा लेना, या फिर 50 रुपए दे सकते हैं। तो ऐसा ही कंडीशन हुआ करता था। हमारे पेरेंट्स का ये कहना था कि तुम घर पे खा, जो भी खाओ सब बना के मिलेगा, मार्केट का नहीं खाना है। तो उस हिसाब से हमें 5 रुपए देते थे, तो अभी के लेवल में 50 रुपए, मतलब क्या, एक दो ढंग का चीज जाके बस खा सकते, छोटा मोटा चीज जो बिकते रहते मेले में रेस्टोरेंट थोड़ी जा रहे खाने के लिए, तो ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ, एक दुकान वाले मेरे घर पे आ गया, हमने क्या किया, एक जगह पे बेईमानी कर ली, मतलब उसका सजा बहुत खतरनाक भुगतना पड़ा। बेईमानी क्या कर ली, घर पे एक अच्छा खासा समोसा चाट बना था, खाए, और उसके बाद मन में चल रहा था, बच्चे का होता है ना दिमाग, ये कितना बड़ा 6-7 क्लास में थे, तो मन में ऐसा चल रहा था कि जाके मार्केट में खाना है, मतलब ऐसा सेट था कि मार्केट में खाना है। तो मम्मी ने दिया था 5 रुपए का नोट, कागज वाला, तो दुकान में गए, खा लिए, 5 रुपए का नोट दिए, तो चाट का दाम था 4 रुपया,
कितना था? 4 रुपया फुल प्लेट, हाफ प्लेट 2 रुपया। अरे भाई 4 दान 40 रुपए हुए उस टाइम के, अभी 40 रुपए का मिल रहा है उसी दुकान में। ठीक है, तो खाए, नोट दिए। उसी टाइम पे दूसरा आदमी ने भी नोट दिया था 100 रुपए का, बहुत बड़ा था। अच्छा, एक आदमी ने 50 रुपए का, तो वो मुझे 50 रुपए वाला आदमी समझ के मुझे बहुत ज्यादा पैसा भी दे दिया, चाट भी खा लिया, और मैं पैसा लिया, मुझे दिया, मैंने मांगा थोड़ी, गलती हमारी थोड़ी है, आपने इतना पैसा दिया, हमने खाया भी, पैसा भी लिया और आराम से घर पे आ गया। लेकिन वो आदमी मेरे पापा को जानता था और मुझे भी जानता था। रात के समय पे वो आता है, फिर बताते हैं हमारे पापा को ऐसे, उसके बाद पिटाई पड़ी, उसके बाद पैसा भी देना पड़ा। आप पिटाई इसलिए नहीं पड़ी कि तू खाया क्यों, पिटाई इसलिए पड़ी कि भाई तेरे को तो खिला के भेजा था, तो फिर जाके वही चीज तू क्यों खा रहा है, उससे अच्छा तेरे को खिला के भेजा था। तो बचपन में बहुत सारे बच्चे शैतानी करते हैं, मतलब बहुत तरह की बातें। टाइम क्यों देख रहे हैं? टाइम मत देख। हाँ, तो हम क्या बात बताना चाह रहे थे? कुछ मुद्दा नहीं, उसके अलावा कुछ मुद्दा था। अरे सर वो पहले जमाने में हाँ, लैंप और लाइट के बारे में, लाइट गई थी ना इसलिए, तो उस टाइम पे 4 घंटे बैटरी। हाँ, अभी आया समझ में। ये बैटरी तुमने नहीं देखा, क्या देखा? ये बैटरी तुमने नहीं देखा, जिंदगी में कुछ न कुछ छोड़ा है ना। अभी फोन देख रहे हो, ये चीज तो हम भी देख रहे हैं, हम तो आगे का देख रहे हैं, तुम पीछे का देख रहे हो नहीं। तुम लोगों ने जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला जो लाइट लैंप आता था, वो किस किस ने देखा है? एलपीजी लैंप, एलपीजी हीटर किस किस ने देखा है? हो गया ना खत्म, हमारे घर पे अभी भी पड़ा है। मैं सोचता हूँ कि इनको निकाल के ना कबाड़े से इन पे कुछ वीडियो बनाया जाएगा, बहुत लाइक्स मिलेंगे इन पे। वो कैसा होता था दिखाता हूँ तुम्हें। हमारे घर पे जब शादी ब्याह होता था ना, शादी ब्याह की बात बता रहा हूँ, तो जनरेटर तो जो अमीर आदमी है वो अफोर्ड कर पाते थे, भाड़े पे लाएंगे, लाइट लगाएंगे। और जो गरीब आदमी है वो क्या करेंगे, वही एलपीजी वाले गैस लाइट 4 भाड़े पे ले आए, 50-50 रुपए देके, 200 में आगे, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, एक सिलेंडर होता था, 5 लीटर वाला सिलेंडर नहीं होता है, उस टाइप से होता था। इसके ऊपर ऐसे 4-5 स्टैंड, इसके ऊपर गोल सा सर्कल ऐसे लगा होता है ना, भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा हूं। उसके ऊपर चूल्हा भी लगता था पहले, गैस चूल्हा जो होता था वो तो देखा होगा। तो जैसे चूल्हा लगता है ना गोल गोल घुमा के, ये तो देखा है ना, इधर मेरा गोल से चूल्हा होगा, इसमें जो होल रहता है इसके ऊपर ही लगा दे डायरेक्ट, ये चूल्हा हो गया, इसमें बर्नर लगा, इसी के ऊपर लग जाएगा, इसी पे, मतलब इतना ऊंचाई पे खाना, किचन के लिए वो स्टैंड और स्लैब वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, वही इतने हाइट पे आ गया। इसी में क्या होता था, एक इस टाइप का एक होता था, इसमें ऐसे टाइप के मतलब कुछ बने होते थे, और ये नीचे मतलब ये साइड से ऐसे करके जाता था, गलत बना दिया, साइड से ऐसे करके जाता था, भावनाओं को समझो, आया समझ में? कुछ इस टाइप से होता था, और यहाँ पे आके इसमें मतलब जैसे चूल्हे के नट वगैरह नहीं होते हैं, वैसे इनमें भी हेक्सागोनल नट लगे होते थे, जो इसके अंदर फिट आएगा। यहाँ पे जो इनके बने हुए हैं, मेल फीमेल कह सकते हैं, वो अच्छे से इसमें होगा। यहाँ पे क्या होता था, मिट्टी का मतलब कोई पार्ट लगा हुआ था, इसके ऊपर लटकते थे मैग्नीशियम, नहीं होता मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन को तुम जलाते हो, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, तो वो तो रिबन होगा हमारे टाइम पे उसके, और उसके साथ कुछ और मिला के एक फिलामेंट आता था, जिसको बर्नर पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो इतना बड़ा झोला के जैसा होता था ऐसे करके, तो इसमें धागे लगे होते थे, ठीक है। इसको ऐसे जहाँ के इसमें एक बना हुआ है, तब उसमें डाल के ऐसे करके जोर से बांधते थे, तो यहाँ तक आ जाता था। और ये क्या है, ग्लास है, ये बाहर है, अभी ये पूरा ऐसे खुला हुआ है, यहाँ तक लटका है, इसमें माचिस से आग लगाएंगे, उसके बाद वो जलेगा, और जलने के बाद एकदम सिकुड़, तो पहले गैस ऑन करेंगे, यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे रेगुलेटर से, ये जल के चिपक के एकदम छोटा सा बल्ब के जैसा बन जाता था, ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर हवा चला तो ये टूट सकता है, इसके अंदर इसके बाद फिर से ये घुसा है, जो ग्लास होता था वो घुसा है, और इसके बाद ऊपर से एक ढक्कन लगा है, चारों साइड से गैस निकलने का ये ऑप्शन होता था। इसके बाद ये जल रहा है, और ये इतना ज्यादा लाइट करता था कि अगर इसको बीच में थोड़ा स्टैंड पे जला दिए तो अगल बगल 200 लोग खाना खा सकते हैं, 100-200 लोग, मतलब इतना ज्यादा। और बोलोगे कि सर इसकी कंजप्शन रेट क्या थी, 1 लीटर गैस में 1 घंटा चल जाता था, 1 से 1.5 घंटे, हाँ 1 लीटर, मतलब अगर पूरा सिलेंडर को जला जाए तो 15 घंटे, 15 नहीं 20 घंटे तक चल जाएंगे, 1 लीटर नहीं 800 ग्राम कह सकते हैं। और इसमें भी ये कंडीशन था ना कि अगर कम है तो इसको रेगुलेटर को थोड़ा कम कर दो ना, तो लाइट थोड़ा कम हो जाएगा, बढ़ा दो तो लाइट थोड़ा बढ़ जाएगा। कितना मजेदार चीज था ना। और ऊपर से क्या इसके साथ खास था, ये जो मतलब ये जो लगाया फिलामेंट, जो ये तुम्हारा फिलामेंट नहीं बोलेंगे, मतलब वो जो मेंटल बोलते थे, मेंटल जो हमने लगाया वो 20 रुपए का आता था उस टाइम पे, बहुत महंगा था, मतलब अभी की तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो 200 रुपए का, नहीं समझे, काफी महंगा होता था उस रेट में, महंगाई के हिसाब से देखा जाए। तो हम लोग क्या करते थे, इसको जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उठा के ले जाए, अगर इसको बंद कर दिए और उसके बाद अगर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे हिला दिए, टूट के गिर जाएगा, मतलब ये खत्म। तो इसको जलाते हुए ले जाके जलते जलते कहीं टेबल पे एकदम जहाँ पे कोई बच्चा भी न जाए, उसको रख दिए, उसको ऑफ कर दिए, अब वो ठीक है। अगर कल फिर से जलाना है तो इसको हिलाइए मत, अब वहीं पे उसको जलाइए,
अब फिर लेके जाइए, जलते हुए में लेके जा सकते हैं, बंद करके नहीं ले जा सकते। अगर बुझ गया तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, फिर से 20 रुपए के। वैसे ही आता था, एक हीटर भी आता था जिसमें आग का फ्लेम ऐसे करके, मतलब एक स्फेरिकल टाइप का बना होता था। ठंड के टाइम पे तुम रूम हीटर यूज करते तो हम गैस हीटर यूज करते थे, तो उसका मतलब आग सेकते थे। ये तो हो गया बहुत एडवांस जमाना, इसको अच्छा आदमी माना जाता था जिसके घर में ये है। उससे पहले होता था मिट्टी तेल वाला, मिट्टी तेल से भी ये लाइट जलता था, एक समय था, वो अब कहीं नहीं दिखेगा। मेरे घर में कवाड़ा में पड़ा हुआ है ये कॉपर तांबा, ये पीतल का लोटा नहीं होता है जिससे, एक होता है तांबा जिससे पूजा करते, एक होता है पीतल, कांसा जिसको बोलते हो, उनके बने होते थे इनके, मतलब नीचे के, और उनमें स्टोव देखते हो ना, वैसे पंपिंग करने का सिस्टम होता था। बाकी सारे फंक्शन सेम, इधर से केरोसिन तेल आता था। अब इसका जो मतलब मेंटल होता था वो अलग मटेरियल का बना होता था, वो भी वैसे ही जलता था। अब सोचो कितना मस्त जमाना था। उसका भी मतलब इससे थोड़ा कम लाइट हो देता था। जैसे एक मिट्टी तेल का डिबरी समझ लो, और एक लालटेन समझ लो, उससे भी एडवांस लैंप, और उससे भी एडवांस केरोसिन तेल वाला वो लाइट जिसको इतना बड़ा होता था हैंडल, उससे भी एडवांस ये, उससे भी एडवांस 100 वाट वाला बल्ब जो लाल लाल कलर का जलाते हो, उससे भी एडवांस किसी बड़े बड़े कंपनी ने बनाया, उससे भी एडवांस फ्लूरेसेंट लैंप, उससे भी ज्यादा होके एलईडी, उससे भी ज्यादा ये वाला मोटा सा जो पुराने रेलवे स्टेशन पे कहीं पे देखेंगे वो। अब देखो एलईडी। तो जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने क्या देखा, हमने कितना जनरेशन देख लिया ना। तुम्हारे पापा ने भी देखा होगा, अगर पूछोगे तो बताएंगे, लेकिन तुम वो चीज छूट गए, तुम आगे का देखोगे। हम जब गुजर जाएंगे तो तुम आगे का देखोगे। तो ये जो बैटरी है ना, अब क्या हो गया, तो देखो पहले क्या होते थे ना, तो मान लो कि तुम्हें साउंड सिस्टम चलाना है, तेरा साउंड सिस्टम है 8 वोल्ट का, अब बैटरी है 12 वोल्ट का, तो उड़ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन होते थे, एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, 8 वोल्ट मिलेगा सप्लाई, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो पहले रेडियो का जमाना था, 4 सेल वाले रेडियो थे हमारे घर में, ये मतलब जिसमें फिलिप्स के बैटरी लगा करते थे 4। तो एक बैटरी कितना वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का, कितना, दूसरा बैटरी 1.5 वोल्ट का, 4 बैटरी लगा है। दिमाग देखो उस टाइम पे 7 क्लास में इतना लगा लिया बहुत नहीं है, 4 बैटरी लगे हैं। इतना बड़ा रेडियो था जिसको बजाने से काफी ज्यादा आवाज होगा और बहुत सारे लोग गाना सुन सकते थे। टीवी नहीं था उस टाइम पे घर में, टीवी नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो 4 बैटरी लगे हैं, 2 सीरीज में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दिमाग लगाया गया इसमें मेरे द्वारा। इसमें से क्या किया, एक में से, ये सारे ऑटोमेटिक कनेक्टेड है क्योंकि हमने सर्किट कंप्लीट है, तभी तो ये बैटरी लगा देने से चल रहा है, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। तो हमने क्या किया, इन सबको बाईपास कर दिया, मतलब वायर लगा लगा के, एक में ऐसा टाइप का होता है, एक में स्प्रिंग लगा होता है ऐसे करके, पीछे नहीं लगा होता है घड़ी में जो बैटरी लगाते हो। तो हमने सबको अपना दिमाग लगा के बाईपास किया, और उसके बाद 2 वायर निकाला इससे, इसमें बैटरी लगाते तो 20-24 जा, मतलब 40-50 रुपए के बैटरी लगते थे, फालतू का ये खर्चा होता था। इसके बाद क्या किया, इससे वायर लगा के जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हाँ अगर ये सफल हो गया 7th क्लास में बहुत दिमाग लगा, तो फिर ठीक है, अगर असफल हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। और वो रेडियो कौन सा था, मेरे पापा को दहेज में मिला था। बात करते हो, मार खाते खाते हालत टाइट हो जाएगी। तो उसको जाके इस बैटरी पे एक्सपेरिमेंट किया, एक इस पे लगाया, पहले 8 पे नहीं दिया कहीं जल ना जाए, 6 पे लगाया, बजा अच्छा, 4 पे लगाया, वो भी बजा पूं करके, मतलब धीरे धीरे ऐसे करके 8 पे लगाया, एकदम से लगा के एकदम गर्म हो गया, फिर बोला नहीं इस पे नहीं लगाना। उसके बाद 6 पे बजा के, उसके बाद जोर का वॉल्यूम दिया। पापा उधर से गाली देती हुआ, अरे इतना वॉल्यूम क्यों दिया, बैटरी जल्दी जल जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम दोगे, जितना ज्यादा आवाज सुनोगे, बैटरी उतना जल्दी जलेगा। और एक बार बैटरी लगाए तो ऐसा था कि कम से कम 7-10 दिन चलना चाहिए, उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा, फिर दूसरा बैटरी लगाना पड़ेगा। और दूसरा बैटरी में तो गाना भी सुनने के लिए रूल था कि इतना बजे से इतना बजे तक सुनेगा, इस टाइम पे नहीं सुनेगा, नहीं समझे। जैसे टीवी मत देखो, अभी बंद करो, अभी कार्टून मत देखो, ये तो उस टाइम पे भी थे। तो उस टाइम पे हमने लगाया, अब बोला अब तो नहीं ना रोकोगे, अब देखो हमने रिसर्च कर लिया। उस टाइम पे लग रहा था कि साइंटिस्ट ही बनेंगे, परंतु ये सब होने वाला नहीं था। इसको सब लोग खुश, हाँ चलो। और उसके बाद बोले अब तो बैटरी नहीं चल रहा, पूरा दिन चलने तो रेडियो सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है। तो ये भी अपने अभी के बच्चों को भी ये बोल दो तो ये थोड़ा ये भी रिस्क है। मैं बोलूंगा कि बैटरी वाला टीवी, मतलब जैसे अभी टेप रिकॉर्डर आते हैं ना, ये सब बंद हो गए ना सारे चीज ना, तो उसको डायरेक्ट उस पर चला देना। अब जाके पूरा मंथली सेविंग हो गया 80 रुपए की। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल पढ़े तो लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। पुराने टाइम की स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है ना। हाँ बहुत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। काश मैंने बोल दी थी।
kita boleh itu. चलो फिजिकली रीजन तो कुछ भी नहीं ले Kita kasi nila, masa kita bu. अब हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऑनलाइन वाले बच्चे तो परेशान हो गए होंगे कि सर 15 मिनट 10 मिनट का तो आप लेक्चर ही दे दिए। कोई बात नहीं, आप स्किप करके उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या होता है। आपको तो लग रहा होगा कि वही होगा, नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, इनका एक डेरिवेशन भी होगा। सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज डाला हुआ है और यहाँ पे मान लो पी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। कोई एक चार्ज है क्यू नॉट जो ए पोजीशन पे है, कोई एक चार्ज है जो ए पोजीशन पे है, इसका जो चार्ज है क्यू नॉट, और इसको हम घसीट के लाएंगे बी तक। ये स्ट्रेट लाइन में सारे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मन समझ जाओ, ठीक है। ए पॉइंट से इसको हम खींच के लाए बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूँ तो जो चार्ज था ए पॉइंट पे वो कितना था, उसको हमने लेट कर लिया, ये एक्स डिस्टेंस पे था। कितना पे था? एक्स पे था, ठीक है। इसको हमने क्यू नोट चार्ज को ए से बी पे लाया, तो ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब ये देखने में बड़ा लग रहा है, परंतु हम तो डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। तो इसको हमने खींच के यहाँ से जो यहाँ लाया, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डी एक्स ट्रेवल किया। कितना किया? मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है डी एक्स। डी एक्स मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का एक छोटा सा पोर्शन। मान लो मैंने ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक लाया, कितना, इसको कैसे लिखोगे? डी एक्स, मतलब काफी छोटा, नहीं समझे? यहाँ पे खींच के लाया, ये सारे को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। ये सब स्ट्रेट लाइन है, मेरा टेढ़ा हो गया, तुम सीधा से करो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? हाँ, इधर पे है इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी है ना, इधर पे है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस क्यू नॉट पे, इधर की तरफ लगेगा ना, पढ़े थे ना, कितने बार पढ़ लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना। तो ये जो डायग्राम हो गया, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। अब इसको हम धीरे धीरे करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ पे मान लो एक चार्ज है क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, सोर्स चार्ज है, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारा पोटेंशियल या फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कह सकते हैं, ये इस रेंज में है ना, यहाँ तक है। तो यहाँ पे मान लो कि कोई एक चार्ज को तुम रखे, सुनना, यहाँ पे कोई एक चार्ज तुमने रखा, तो इसका पोटेंशियल भी था। कितना था? पोटेंशियल भी तुमने कहाँ रखा? आर डिस्टेंस पे। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे रखेंगे तो फिर वो चेंज होगा, पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा ना जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे। अगर बोलोगे कि सर यहाँ पे रखेंगे तो भी पोटेंशियल भी रहेगा, मतलब इसके जो रेंज में कहीं पे भी रखेंगे ये चार्ज को, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे, तो हर जगह पे पोटेंशियल भी ही रहेगा। ये एक सर्कल नहीं, एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर, चारों साइड, ये नहीं कि इसी चारों साइड, इधर भी, बोर्ड के पीछे, बोर्ड के इधर, 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 मतलब मान लो ये एक सेंटर है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक चार्ज है, तो ये समझ में आया, चारों तरफ होंगे। इनमें कहीं पे भी अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे उस वाले लाइन पे, फुटबॉल समझ लो, किसी भी पॉइंट पे, तो उतने ही आएंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझना है तुम्हें, ठीक है, ये जस्ट समझना है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल बचपन में हमने क्या पढ़ा था? W, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन क्यू नॉट। ABCD नहीं लिखेंगे क्योंकि हर जगह पे AB तो नहीं ना होगा, W अपॉन क्यू नॉट, वहाँ पे AB लिख दिए थे क्योंकि AB हमने लिया था। CD रहेगा तो CD लिख देंगे, PQ रहेगा बुक में, PQRS दे रखा है तो उसके टर्म में लिख देंगे। और ये किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बोलोगे हाँ ये कैसे आ गया सर? इसका हम डेरिवेशन अभी करेंगे। ये पहले फॉर्मूला लिख दिए, ये फॉर्मूला लिख दिए, अब इसको डिराइव करेंगे कि कैसे आया, ठीक है। ये वाला तो कुछ किए ही नहीं। ये एक चार्ज है, हाँ सोर्स चार्ज है। ये एक पॉइंट हमने लिया जो R डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ पे भी कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है। एक चार्ज बहुत सारे, मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ से लेके इन्फिनिट तक कहीं पे भी रख सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे। तो हमने बोला कि यहाँ पे ए पॉइंट पे एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमने रखा, नहीं बता रहा हूँ, सुनो ना, यूनिट चार्ज है ए पे, उसको हम खींच के लाए, बोले कि चल तू बी तक चल। तो ए पे जो यूनिट चार्ज है उसका जो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस है वो एक्स है, कोई दिक्कत? उसको हमने खींच के लाया बी पे, बोला कि तू चल बी पे चल, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डी एक्स।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जो हम खींच के ला रहे थे तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, एफ लिखो या एफ ही लग रहा था ना, पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट इन सबको एक मिक्स करके। ये एक सोर्स चार्ज था, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया जो आर डिस्टेंस पे है, पॉइंट सेलेक्ट किया जो आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे मतलब पोटेंशियल देख रहे हैं तो मान लो कि वीपी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है मान लो वीपी है। अब क्या किया हमने, बोला कि भाई आसमान में कहीं पे इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है कहीं पे, उसको पकड़ के खींच के लाना है। तो यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज है, इसको हमने खींच के बी पॉइंट पे, नहीं पी पॉइंट पे नहीं, ए से बी पॉइंट पे लाना है। एक केस जनरेट किया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो ये 2 पॉइंट है, हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे खींच के लाओ यहाँ तक लाओ, तो क्या चेंजेस आया, मतलब उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस चार्ज को ए से बी पॉइंट पे लाया, तो इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, dx, बहुत कम डिस्टेंस, ठीक है, dx डिस्टेंस मूव किया, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। तो पोटेंशियल की बात अब हम करने वाले, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा, v इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू अपन आर। अब ये देखो क्यू क्या है, चार्ज है, आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और इप्सिलॉन नॉट, बाकी एक्स्ट्रा कोई यूज नहीं आया। आगे देखते हैं, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आगे का पूरा करो फिर तुम्हें पता चल जाएगा इसके बारे में। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, एक स्टार पॉइंट लिख दो, नोट पॉइंट भी कह सकते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये बात क्यों लिखा, ये वाला बात जो भी मैं समझा रहा था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज के कारण, सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण जो होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, मतलब हर जगह पे इक्वली होंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। आएगा समझ में, घबराइए मत, जो चीज हमने बताया ना वो आएगा समझ में, उसको समझाएंगे, जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने डायग्राम बनाया और बोला कि ये फॉर्मूला होता है, बस इसको मानिए, ठीक है ना। अब इसको करेंगे भी ना। एक और स्टार पॉइंट लिख लो, ये सब मतलब काम देगा, मतलब कुछ कुछ नोट पॉइंट नहीं बीच में आ जाता है, बुक को पढ़ते हो तो ये सब चीज, तो जैसे हमने अभी क्या लिखाया था, इज स्पेरिकली सिमेट्रिक, तो ये तो तुमने सीख गया कैसे होता है, ये डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया। फुटबॉल वाला बात याद रखना, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों लिखे, मीन्स मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एफ ही जो होगा 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो पढ़े थे ना तुम। तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा और इधर की तरफ, यहाँ पे जो तुम इसको घसीट के लाओगे तो इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हो तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हो, इधर की तरफ जो तुम खींच रहे हो तो तुम अपना फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। अब एक आर एक्स, चलो ठीक है, हाँ। कंजर्वेटिव फोर्स का एक चीज और है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो होते हैं, मैग्नीट्यूड की तो बात ठीक ही है, लेकिन पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो फोर्स लगेंगे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम किधर से भी घसीट करो फोर्स इतना ही लगेगा। मान लो ये एक कोई चार्ज है जो ए पॉइंट पे रखा है, अगर तुम उसको डायरेक्ट खींच के लाओ, सुनो ध्यान से, डायरेक्ट खींच के लाए तब जो फोर्स लग रहा है, तुम उसको ऐसे करके खींच के लाओगे तो भी वैसे ही लगेगा, उतना ही लगेगा। ये बात है समझ में, क्लियर है ना, इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स लगा दिए, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए से, ए पे जो चार्ज है उसका क्यू नॉट, यहाँ पे एफ ही लग रहा है, यहाँ पे एफ ही लग रहा है, और यहाँ पे इधर पे भी तो फोर्स लगेगा ना, एक जो हम खींच रहे हैं चार्ज को, इधर की तरफ लगेगा ना एक फोर्स, ये क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नली जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस चार्ज को लाने में लगेगा ना कि नहीं लगेगा। तो इसको मिटा देता हूँ नीचे का, बुक में एक जगह पे है बात नहीं लिखता, घुमा घुमा के लिखता है, इसको कलेक्ट करके एक जगह लिखना, ये प्रॉपर तरीके से, यही तो है नोट्स बनाना, नहीं है अरेंज करना, ये मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, 1/4 Q1 मतलब Q2 ने Q नॉट होगा ना, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। मतलब अब हम क्या चीज देख रहे हैं, देखो अभी हमें दो चीज दिखा जाएगा, देख सानिया पॉल, एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है,
ये दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है ही नहीं कुछ, ठीक है, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 Q1 Q2 मतलब दिस Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का यूज कहाँ पे हुआ देख लिए। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट है, और दूसरी बात ये कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, मतलब एफ एक्सटर्नल जो हमने लगाया, एक्सटर्नली फोर्स जो लगाया वो एफ ई के इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, ये बताया समझ में। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर ये माइनस प्लस भी हुआ तो दोनों हम मैग्नीट्यूड की ओनली बात कर रहे हैं। मीन्स एफ एक्सटर्नल जो होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम। अब ये सब क्यों लिख रहे हैं, इन सबका आगे लिखने वाले हैं, मतलब इनका यूज होने वाला है, समझ रही हो तानिया। कभी कभी ऐसा होता है कि छींक आने वाला और छींक ना हो तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम लिखा, ऐसे अच्छे से नहीं लिखा, ऐसे मेरी बातों को भी सुना करो, आगे लिखो। द स्मॉल वर्क डन, नेक्स्ट लाइन में लिखो द स्मॉल वर्क डन, नहीं अब थोड़ा सा डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट होगा, अब तक जो चीज लिखा हो छोटे छोटे की पॉइंट सबने लिखा है यहाँ पे, मतलब स्टडी करके। अब लिखो द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी from A to B through a small displacement dx, वेक्टर का साइन भी दे सकते हो, dx के ऊपर वेक्टर लगा देना, ऐसे dx, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं dx, ये एक ही बात हुई, dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ये रहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, x के ऊपर लगाना, d पे मत लगाना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मिटा दो क्या, ये ऊपर का काम हो गया ना। तो कितना लगेगा बताइए सर, हमने क्या लिखा, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, जो हम टेस्ट चार्ज को मूव करा, इधर पे देखिए क्या नाम है बंटी, जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है ए पे जो था क्यू नॉट, इसको हमने मूव किया थोड़ा सा ही मूव किया, ज्यादा नहीं, ए से लेके बी तक ले, देखने में बड़ा 1 सेंटीमीटर लग रहा है, नहीं बहुत कम किया, इससे छोटे में तो लिख नहीं पाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगा ना, तो बहुत कम हमने मूव कराया तो वर्क डन भी होगा, बहुत कम होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, तो स्मॉल वर्क डन को डब्ल्यू लिखते हैं, तो स्मॉल वर्क डन को क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू लिखेंगे, तो डी डब्ल्यू जो होगा, वर्क डन क्या होता था, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, पता था। तो बहुत कम वर्क डन किए तो हमको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो डी एफ नहीं लिखेंगे, डी एफ नहीं लिखेंगे, हाँ फोर्स कुछ ना कुछ लगाना पड़ा, फोर्स वेक्टर इसमें ऐसे लगाएंगे, ठीक है, डी आर लगाएंगे, हाँ और क्या लगाएंगे, डी आर नहीं डी एक्स लगाएंगे, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस पे था, तुम अपने हिसाब से सही बोला, तुम इसको सोच के बोल दिया, ठीक है ना, तो डी एक्स लगेंगे, एफ डी एक्स, कोई दिक्कत, और यहाँ पे वेक्टर का साइन डाल देंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब जो है फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले डायग्राम में, तो फोर्स हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं, ये कितना का एंगल है, 180 का, वेरी गुड सही बोला, तो एफ डी एक्स कॉस 180, याद आ रहा है 11th वाला थोड़ा बात, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, दोनों के बीच में एंगल 180, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो 90 वाला लगेगा cos 90, यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेंगे, देखो 180 नहीं आया समझ में, 180 एंगल आ गया समझ में, फोर्स देखो, फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं, बोलेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट तरफ हो रहा है, हमने इधर वाले फोर्स को ले लिया, सुनो ना इधर वाले फोर्स, क्यों, क्योंकि ये फोर्स इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, एंगल कितना है 180 है ना, तो 180 का वैल्यू कितना होता है cos का, -1, कितना होता है -1, तो क्या हो जाएगा एफ डी एक्स इंटू -1, माइनस एफ डी एक्स लिख दो क्या,
माइनस एफ डी एक्स, क्या आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू कितना आ गया माइनस एफ डी एक्स। किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं। बोलोगे कि सर ये वाला एफ ही का नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल लिख रहे हैं क्योंकि फोर्स हमने लगाया है तब जाके डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए एक्सटर्नल। लेकिन ये फोर्स इसके इक्वल है, एफ ही के इक्वल है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया ना, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल था, वरना तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए एफ ई माइनस एफ ई डी एक्स होना चाहिए ना, लेकिन हमने ई एक्स टी को लिख दिया क्योंकि वहाँ पे देखो अभी जो थोड़ा पहले लिखा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो पूछो, नहीं पूछोगे तो फिर अटक जाओगे, नहीं हो पाएगा, आगे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। नहीं समझी? समझी? उसका चेहरा देख रही है, मतलब तुझे समझ नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं है बताइए? देखिए वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा एंगल। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितने के एंगल पर है, 9th क्लास की बात है ये, ठीक है, ये होता है ना। तो अगर फोर्स मान ले 8 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डाल दे, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब वर्क डन नहीं होगा। अगर हम इधर से लगाएं तो मतलब 90 डिग्री पे लगाएं डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन नहीं होगा। जैसे कोई एक आदमी मैंने एक एग्जांपल तुम्हें समझाया था, अपने कुली को बुलाया, तुमने कुली को बुलाया, बोला कि कोई कुली सामान उठा, उसको मतलब ट्रेन से सामान उठा के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लाना था, तो लेके आया, तो फोर्स इधर पे है, किधर लग रहा है, सामान जो है वो वेट है, एक तरह का फोर्स उसके सर पे लगा रहा है, मूव कर रहा है वो आगे की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है हॉरिजॉन्टली, आगे लग रहा है वर्टिकली, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये बोले कि चलो 8 न्यूटन का तुम फोर्स लगा रहे थे, 2 किलोमीटर तक तुम लेके गए, 2 किलोमीटर, cos 90 आ गया 0, cos 90 का वैल्यू 0, मतलब वर्क डन 0। परमिता नहीं, सानिया पुलिस गई, दिल्ली गई थी घूमने के लिए, सामान उठवा के 2 किलोमीटर तक उठवा के 200 मीटर लेके, बोलते पैसा नहीं देगा, क्या है हमने फिजिक्स पढ़ा, वर्क डन 0 होगा। पुलिस सर पटक रहा है, क्या किसके चक्कर में पड़ गया। तो ये अगर तुमने ऐसे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, मतलब हमने ऐसे फोर्स लगाया किसी चीज को, ये ऐसे देखो ऐसे लगाया, काम तो किया, डिस्प्लेसमेंट काम तो क्या हो, तो मतलब उल्लू बना है ना, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 होगा। ये देख यहाँ पे जो मैं एक एक्सपेरिमेंट, ये देखो इस पे हम ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, या नहीं तो एक बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि ये है तुम्हारा रोड, इस पे तुम्हारा है, तो तुम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो, खींच रहे हो ना इसको, ऐसे ट्रॉली बैग को तुम रोड के ऊपर सुला के ऐसे पकड़ के थोड़ी खींचते हो, नहीं खींचते हो, तो इसको थोड़ा सा उठाते हो, कुछ एंगल पे करते हो, उसके बाद ऐसे पकड़ते हैं और फिर खींचते हुए जाते हैं, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ये वाला एंगल, मान लो 30 डिग्री पे लगा रहे तो कॉस 30 डिग्री, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तब जो आएगा वो वर्क डन। अभी थोड़ा थोड़ा आगे आया, तो हमने बोला कि भाई सब समझिए, ओए सब समझ में आ जाएगा, हाँ क्या डॉट प्रोडक्ट ही होता है, कोई बात नहीं, ये समझा रहे हैं बस उनको। डॉट प्रोडक्ट में क्या, डॉट प्रोडक्ट भी जो करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यार मल्टीप्लाई ही तो होता है, हाँ वो वेक्टर वाला जहाँ पे स्पेशल देखते हैं, वेक्टर को ध्यान में रखते हैं, वहाँ पे डॉट क्रॉस अगर गलत कर दिए तो गलती हो गया, तो एफ इंटू ही होगा। हमने देखो क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या डॉट ही तो है, हमने ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं दिया, इसको समझा रहे थे अभी मूर्खों वाली स्टाइल में। अब देखो इसको समझा रहे थे, सुनिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट चार्ज को घसीट के ला रहे हैं, तो इसको जो घसीट रहे हैं तो इस घर की तरफ ला रहे हैं, मतलब ये देखो ये पॉइंट चार्ज है, इसको हमने इधर की तरफ खींचा, मतलब फोर्स एफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। बोलोगे कि सर cos थीटा 0 डिग्री, नहीं 0 डिग्री नहीं, हम किसके अगेंस्ट ला रहे हैं, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, हमने एफ एक्सटर्नल लगाया, इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई लग रहा है, मतलब एफ ई और एफ एक्स दोनों इक्वल है ना, हमने बताया ना मैग्नीट्यूड, ये देखो दोनों को क्या मैग्नीट्यूड से हम करके लिखी थी कहीं पे, कहाँ पे लिखी, साफ साफ नहीं लिखोगे तो ऐसे ही पता चलेगा ना, इसलिए बोलता हूँ साफ साफ लिखा था, केमिस्ट्री खोल के देखिए, हाँ यहाँ पे लिखा ना मैग्नीट्यूड सेम है ना, मतलब तुम्हारे हिसाब से, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से देखूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से ही देखेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे। अगर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस तो पढ़ तो चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है ना, पोटेंशियल फोर्स थोड़ी लग रहा है, नहीं समझे। तो एफ ई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx
इनटू एफ ई, और ये इधर इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इधर की तरफ फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री लगा दिए। अब हमने एफ ई की जगह पे एफ एक्सटर्नल लिखे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, कोई दिक्कत। यही चीज क्या है, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, कोई दिक्कत। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एफ एक्स टी डी एक्स, एफ डी एक्स डी एक्स। अब यह समझ में, अरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा लेवल को डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था एफ डी एक्स, एक सेकंड, माइनस एफ डी एक्स, ये भी लिखो कहीं कहीं पे ये भी दिखता है माइनस एफ डी एक्स, फिर हमने एफ को एक्सटर्नली ले लिया। हाँ सर, हाँ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, इधर वाले का यूज करना, मतलब इधर पे सबसे साइड वाले में जाना, पूरा ठीक ठाक मिल जाएगा। इधर का तो पूरा बंद करवा दिया। माइनस साइन cos 180 का वैल्यू -1, तो f इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, वो मैंने पहले लिख दिया, नहीं 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 वो मिस्टेक है, पहले लिखा फिर इसको समझाने लग गया, फिर से उधर ना देख के डबल माइनस लगा दिया। हो गया रिया को नहीं ना परिपीटर है, पहले किसको मारो इसके बाद तुझे ना। तो देखो अब ऐसा रूल बनाते हैं कि जिसको पहले मारेंगे उसको 1 लगेगा, उसके बाद उसका डबल लगेगा। बता पहले मुझे अच्छी बच्ची शशि को नहीं मारेंगे, सर इसको ये करने में 10 घंटे लगे, बार बार मोटा होते हैं इसलिए होता गया क्या है? बहुत कम लोग कर सकते हैं, दर्द करता है लेकिन चलो। तो देखिए सर जी, आपके अगर एनसीईआरटी बुकबा में देखा जाए तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सटर्नली फोर्स इनटू डीडब्ल्यू लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी बुकबा है उसमें लिखा हुआ है डीडब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही तो वही है ना, ठीक है, आई इंटू डी एक्स। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों लिख लीजिए दोनों। हाँ हाँ करेंगे, और भी करेंगे, 1/4 ये वाला सब करेंगे, वेट करेंगे, इसको मिटाएंगे तब ना, इसमें जगह है, घबराते क्या है। यहाँ पे नीचे लिखिए नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज, थोड़ा सा सुनना, घर को क्लियर करती है जाके, अच्छे से लिखती है पक्का, झूठ नहीं बोल रही, हाँ अच्छे से लिखना, तब जाके तुम्हें हाँ हाँ फिर ठीक है। मुझे तो लगा कितना कर दिया हैंडराइटिंग गई काम से। ये भी लिख लीजिए लास्ट में, एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा है, एक्सटर्नल की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है, सही तो यही है, लिख लिए। आगे लिखिए नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज, negative sign appears because dx much less than मतलब 0 and dw greater than 0, ये लिख लो। आगे देखते हैं, इसके आगे समझते हैं, अभी तो खत्म हुआ, अभी तो शुरुआत है। बहुत कम है ना, dx बहुत कम है ना। आप लिखिए W इज इक्वल, सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड रुको, उसके बाद कुछ नहीं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ने क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दिक्कत हो गया थोड़ा सा, अब मैं बताऊंगा कहाँ पर, तुम बोलूंगा दिमाग में देखो, तो तुम अपने उसमें देखना कॉपी में, ठीक है, मिटाना नहीं चाहता। देखो DW इज इक्वल टू एनसीईआरटी ने क्या बोला, माइनस एफ ई डी एक्स, यही बोला। अब हम क्या करेंगे, वो ये तो हो गया कि बहुत कम वर्क डन हुआ, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल वर्क डन जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, वेरी गुड। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ ऐसे करेंगे, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन d, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, ये बात पता है ना। तो W का डिफरेंशिएशन dW, तो dW का इंटीग्रेशन W, तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें, माइनस, माइनस को बाहर निकाल दिए,
और यहाँ पे लिखेंगे ई डी एक्स। और सुनो, रेंज कहाँ से डालेंगे, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ये देखो मैं बता रहा हूँ डायग्राम, सुनना। ये जो चार्ज था, हमने चार्ज कहाँ पे था ये बात पता नहीं था। चार्ज ये तो हो गया सोर्स चार्ज। एक चार्ज था पता नहीं इन्फिनिटी पे कहाँ, तो हमने बोला कि भाई ये हमको पता नहीं है कहाँ पे है, तो हमने बोला कि मान लो ये पॉइंट पे है। इन्फिनिटी को किसी ने देखा है क्या, बोलोगे इन्फिनिटी कहाँ है, कहाँ पे पता है, जाते जो इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी था, हमने बोला था कि ये चार्ज जो है यहाँ पे, कहाँ पे है, हम गए इन्फिनिटी की तलाश में, हमको चार्ज मिला यहाँ पे। हमने इसको पकड़ के बोला कि भाई बी पॉइंट तक हम लाए, लेकिन इसको तो लाना और भी आगे तक है, तो हम इसको कहाँ तक लाने वाले थे, अपना जो पोजीशन पी था यहाँ तक ये ला रहे हैं। जैसे ये चार्ज मिल गया हमको रास्ते में, चार्ज मिल गया इन्फिनिटी पे, हमने ए पॉइंट पे मिल गया, इसको हमने बी पॉइंट तक लाया, स्टडी कर लिया इस बीच में, लेकिन हम इसको घसीट के कहाँ तक लाने वाले हैं, पॉइंट पी तक। देखो पी पॉइंट लिखे थे, नहीं समझे, अभी समझ में आया। चार्ज एक तो सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमने कहीं पे जूम किया इन्फिनिटी में कहीं पे, उसका पोजीशन का नाम है ए, इन्फिनिटी तो और आगे तक है, तो उसको घसीट के हमने बी तक लाया और उस पर स्टडी कर लिया कि क्या क्या वर्क डन हो सकता है। ठीक है, तो जो वर्क डन, अब बोलोगे कि क्या क्या वर्क डन है, नहीं समझ रहे तुम लोग, ऐसा चेहरा बना रहे जैसे ये ए पे है, मतलब ये है अपना मेन चार्ज, मेन सोर्स चार्ज, क्या था नाम, क्यू, कैपिटल या स्मॉल, हाँ कैपिटल क्यू दिया था, चलो ठीक है। और एक पोजीशन हमने ले लिया कि भाई हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख के स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्क डन वगैरह हम जानना चाह रहे हैं किसके टर्म में, वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में। तो हमने बोला ये पॉइंट मतलब चार्ज है, इसको ये क्यू नॉट है, इसको हम लाएंगे यहाँ तक, तब जाके कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ तक लाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जवाहर नगर जाने में 10 घंटा समय लगता है। ठीक है, या नहीं तो मैं पूछ दूंगा कि यहाँ से जवाहर नगर जाने में कितना समय लगता है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से जवाहर नगर जाके फिर बताओगे, मतलब किसको, मान लो कि एक कोई गाड़ी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और मान लो कि जवाहर नहीं थोड़ा बढ़ा लेते, मान लो मनु जाने में हमें कितना समय लगेगा, तो पहले क्या करेंगे, मतलब मनु जाके देखेंगे फिर बताएंगे कितना समय, या फिर पहले थोड़ा सा स्टैंड पे स्टडी कर लेंगे। गाड़ी का स्पीड भी नहीं पता, चलो एक गाड़ी है जो कितना उसका मैक्सिमम स्पीड से चलता है, चाहे 2 किलोमीटर अगर स्पीड बता देंगे तब तो कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्ट डीएसपी वाला फॉर्मूला लगा के। पर मैं कुछ एक क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से हमें मनु जाना है, हमारे पास एक नया कोई व्हीकल हमने बना लिया और उसका स्पीड पता नहीं है। ठीक है, तो हमें जाने में कितना देर लगेगा, वहाँ कितना देर लगेगा कुछ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर जाके देख लेंगे कि भाई कितना देर लगा। अब मान ले मनु 20 किलोमीटर है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं समझे, तो ऐसा ही कुछ हमारे फीलिंग्स को समझो। हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट तक लेके आएंगे, देख लेंगे कि कितना इस मतलब बी पॉइंट पे आने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, बी पॉइंट पे आने में कितना वर्क डन हुआ, और उसी को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन मीन्स तोड़ना या जोड़ना, डिफरेंशिएशन मीन्स आया बात समझ में। एक स्मॉल इंस्टेंट पे स्टडी करके हमने पूरा ये कर लिया। अभी अब आ गया समझ में हम क्या कर रहे थे, तो ये हमने कुछ नहीं किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आए थे, इन्फिनिटी को पता नहीं था, कहाँ तक लेके आना था, आर तक। जो अपना पी था वो कितना डिस्टेंस पे था, हम स्टडी यहाँ पे सोर्स चार्ज पे कर रहे हैं। ये जो पी था ये कहाँ पे था, आर डिस्टेंस था, और ये जो चार्ज था ये इन्फिनिटी पे था। हमने उसको एक्स लिखा था तो छोटा इंटरवल, लेकिन था तो बहुत दूर ना, तो इन्फिनिटी से आर तक। अभी आगे समझ में, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कभी कभी चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो, एफ ई का आप वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ई का वैल्यू पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर क्यों डालें, क्यू नॉट जो था अपना एक्स डिस्टेंस पे था। ठीक है, जिस टाइम पे हमने स्टडी किया, और ये हो जाएगा डी एक्स, ये कोई दिक्कत। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट क्या है, माइनस तो बाहर पहले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ क्या, हाँ के भी पकड़ के कर सकते, लेकिन बाद में के का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना ही पड़ेगा। कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक में ऐसे ही लिखा है तो इसलिए हम ऐसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत। 1 इंटू ये देखो
क्यू और क्यू नॉट चार्ज के बारे में तो पता होगा, क्यू नॉट यूनिट चार्ज है और क्यू का भी तो कुछ चार्ज दिया होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया ना। इनको बाहर निकाल लिए, अंदर में कौन बच गया, इन्फिनिटी टू आर, अंदर में बच गया dx बाय 1/x² dx, या फिर dx/x² भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा, इसके पीछे कुछ वजह है। अब देखो, तुमने बचपन में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ऐसा ही था ना? नहीं, गलत लिख दिया, इंटीग्रेशन की तरह लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x dx, तो ये क्या होता था, -1/x² होता था, समझ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता था d/dx, ये होता है, एक फॉर्मूला है -1/x²। तो -1/x² का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, रिवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर -1/x² होता तो काम अपना बन जाता। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, कोई दिक्कत? भेज दूँ अंदर, भेज दे। अब ये फॉर्मूला में आ गया। जैसे तुमने बोला होगा कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान से समझो, मैं उल्टा पुल्टा लिख दिया। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये क्या होता है, sin x होता है, रिवर्स प्रोसेस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी प्रकार 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आप लोग बहादुर है। ये मिटा दूँ या रहने दो, बगल में फॉर्मूला रहने दूँ? तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x। और इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देते हैं ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे कितना, इन्फिनिटी से लेके r तक। अब क्या करेंगे, x की जगह पे एक बार r डालेंगे, हम माइनस x की जगह पे एक बार इन्फिनिटी डालेंगे। जब भी, सुनो ध्यान से, जो बायोलॉजी वाले बच्चे, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं और जो पीछे लिमिट लगा होता है उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? चैप्टर 7 में 12 में पढ़ाया जाएगा, सेकंड सेक्शन में, हाँ मैथ्स में। और एक बात और मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ, जो मैथ वाले एक ही बच्चे, लेकिन उनको बता दूँ, ये सूचना समझ के, आप जितना भी मैथ 1 कर रहे हैं वो आपका ज़्यादा बचत नहीं कराएगा। आपका जो मैथ 2 है, मैथ 2 आपके 44 मार्क्स के आने वाले हैं अकेला। मैथ 2, मैथ 1 में पूरा, मैथ 2 पूरा एक ही चैप्टर है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ट्रिगोनोमेट्री पूरे उनका मतलब एप्लीकेशन पूरे, वैसे नाम अलग अलग दिए गए हैं, परंतु करना सब में इंटीग्रेशन ही है। मतलब एक चीज सीख लेने से पूरा मैथ 2 खत्म, ठीक है? अब बाकी इधर पे मैथ 1 में कितने सारे चैप्टर, यहाँ पे फंक्शन में कुछ अलग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ अलग, हर जगह पर अलग अलग। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, अगले क्लास में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बायो वाले बच्चे हैं, उनको अगर थोड़ा सा इच्छा है सीखने का तो सीख सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, तो ये सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0। एक बार हम क्या करेंगे, x के जगह पे r डालेंगे, ऐसा रूल होता है, ठीक है? जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है ना, तो उनके जगह पे एक बार r डालेंगे, माइनस साइन डालेंगे, एक बार इन्फिनिटी डालेंगे, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, Q0 4πε0। आइए देखो, 1/r तो 1/r ही रहेगा, और 1/∞ हो जाता है 0, 1/∞ क्या हो जाता है, 0, कोई दिक्कत? ये आ गया। फिर जाके W जो आ गया अपना, हम इसको फ्रेश से लिख लेते हैं। W जो आ गया तुम्हारा, वो क्या आ गया, Q0 बाय 4πε0r, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अब बोलेंगे सर प्रूफ में तो कुछ और था, प्रूफ में क्या था, 1/4πε0 Q/r। आपका तो ये पता नहीं ये क्या क्या आ गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी देर के लिए इसको टपकाएंगे। ये अभी हमने वर्क डन निकाला, अभी हमने पोटेंशियल नहीं निकाला, वहाँ तो पोटेंशियल था। ये क्या है, पोटेंशियल है ना, 1/4πε0 Q/r, ये लाना है। तो अभी हमने वर्क डन निकाला, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको मिटा दिया जाए। वर्क डन इतना लिख लीजिए, फाइनल करके लिख लिए, ये लिख लिए, हाँ मिटा दें अब इसको।
तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है। तो W अपना आया Q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। इसको डिवाइड करेंगे Q नॉट से, तो Q नॉट से Q नॉट कटेगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाय, ये तो खत्म हो गया, नीचे 1 हो गया, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ऊपर में बच गया Q और नीचे में बच गया R। ये देखो आ गया सेम टू सेम, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपन R लिया गया, जितना हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से सीख लीजिएगा। हाँ, अब बोलोगे कि सर ये तो हो गया प्लस चार्ज के लिए, अगर Q निगेटिव दिया होता तो क्या, तो फिर निगेटिव पुट कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो पॉइंट चार्ज और चार्ज जो हमने लिया पॉजिटिव निगेटिव, ये हो सकता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे निगेटिव वैल्यू यूज कर देंगे। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो या नीचे लिख लो, पुट Q विथ साइन, पुट Q विथ साइन, पुट Q विथ साइन पॉजिटिव और निगेटिव, जो आपका मन करे वो डाल के आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। किस किस को ये बात अच्छे से समझ में आ गया, किस किस को बिल्कुल समझ में नहीं आया? तुम्हें आया परमिता, आए समझ में? कहीं पे कोई डाउट? डाउट है तो पूछ ले, डर मत। नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? आखिरी सहारा रोशन सर। बुक में कोई एक बच्चा देखो तो ये सब चीज किया हुआ है कहीं पे? देखो कहाँ तक पहुँचा दिया हम आपको पता है? पेज नंबर 4 तक लेके आ गए। एक देखिए ये ना, यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया है, हमने स्मॉल क्यू ले लिया था, तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सोर्स चार्जेस ने कैपिटल क्यू लिया है, हमने स्मॉल ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आ गए। अभी ये वाला ग्राफ समझा देते हैं, ये वाला ग्राफ करके इसके बाद एक क्वेश्चन है वो आप लोग घर से करके लाएंगे। क्या है नोट करने वाले 5 पेज पर ये कितना करेंगे, उसके बाद थोड़ा चेंज कर देते हैं। सही है ना? पीक्यू को नींद आने लग गया, बोर हो रही है। देखो वेरिएशन ऑफ, नहीं तो चलो छोड़ दो, केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ रहे थे, ग्राफ अगले दिन, ठीक है? वो वाला क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल है वो कर लोगे घर पे? एग्जाम्पल 2.1, हाँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है 2.1। अब जाके जरा इसको पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ के, फील आएगा। आई चलो ससुरा कुछ समझ में आया है। रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है ले लीजिए 5 मिनट रेस्ट। समय बहुत जल्दी बीत जाता है ना। हाँ जाइए, समय कुछ ज्यादा जल्दी बीत गया ना। वॉशरूम में घोटाला हो गया। वॉशरूम घोटाला हुआ वॉशरूम में घोटाला, मतलब? वॉशरूम में समोसा है। समोसा है? क्या बात करते हो? मतलब गंदा है? कौन सा बोला ये वाला? कौन यार, पता है पागल सब है। सर यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जैसे यूज करते हैं ना वो लोग। ये इधर वाला राइट साइड वाले की बात कर रहे हो? इधर में चला जा, सबसे साइड वाले। सर सुनिए ना, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इसमें यूज करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। राइट साइड सुनो ना, इधर वाले यूनियर है उसमें यूज कर सकते हो। फिर बोलेगा कि पेट दर्द करे। जागे दे मेरे ये इसको तो सब बोल रहे शब्द